देखो सुनो, आपने हेडिंग डाली है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। पार्टिकुलर डेफिनेशन है कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। पहले ये समझ लो, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी है क्या। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकाल लो, कोई भी भौतिक राशि का कुछ भी मान निकालो, ठीक है। अगर आप उसे आयतन से डिवाइड कर रहे हो, किससे, आयतन से अगर आप भाग दे रहे हो, तो जो भी राशि मिलेगी आपको प्राप्त होगी वो आपकी ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसे हम कहते हैं प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। बस यही है इसकी डेफिनेशन। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि है, उसे यदि अपन आयतन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये प्रति एकांक आयतन हो गया कि ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहेंगे। अब हमें निकालना किसका ऊर्जा घनत्व है। एक आवेशित संधारित्र है, दो प्लेटें होंगी संधारित्र में। जो संधारित्र समायोजन होता है वो यही आपको बताता है कि दो प्लेटें आपस में आमने सामने कुछ दूरी पर रखी हुई हो। किसी एक प्लेट को यदि आप धन आवेश दे देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश अंदर की ओर उत्पन्न हो जाता है और धन आवेश बाहर की ओर उत्पन्न हो जाता है। और यदि दूसरी प्लेट का कनेक्शन हम अर्थ से कर दें, कनेक्ट कर दें अर्थ से, तो बाहरी प्लेट का जो धनावेश होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो संधारित्र होता है, इस संधारित्र की धारता कितनी होती है। आवेशित प्लेट संधारित्र की जो अपन ने धारता पढ़ी थी, संधारित्र की धारता, वो धारता होती है आपकी C बराबर KA/0 अपॉन D। अगर परावैद्युतांक है और नहीं है, यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु है तो C बराबर A/0 अपॉन D। और कल हमने आपको बताया था कि जब अपन ने आवेशित संधारित्र की ऊर्जा देखी थी कि जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जो कार्य किया जाता है, वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऊर्जा आपकी कितनी होती है संधारित्र की, यहाँ पे लिख लेंगे संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर आपने पढ़ा था 1/2 CV²। CV के पदों में 1/2 CV² पढ़ा था। C का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/2 C का मान है A/0 अपॉन D और इंटू V²। ठीक है, अब सुनो, एक संधारित्र है, संधारित्र की एक प्लेट धनावेशित है, दूसरी प्लेट ऋणावेशित है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यहाँ पे लिख लेंगे यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर कैपिटल V हो तो और वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E उत्पन्न हो रहा हो, तो E बराबर आपके पास में आएगा V अपॉन D। यानी कि V बराबर आप निकाल पाएंगे E इंटू D, और ये V का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 A/0 अपॉन D इंटू V, और V का मान हो जाएगा ED का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सुनो, इसे अपन लिख सकते हैं 1/2 A/0 E² इंटू D²। यही लिख सकते हैं ना, तो ये आप लिख लो E² और D², तो एक D कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपके पास में D। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 A/0 E² इंटू AD। बात क्लियर है, इंटू AD। अब सुनो, चूंकि प्लेटों के मध्य जो स्पेस होता है, ये जो प्लेट है इनके बीच इतना स्पेस है, खाली स्थान है, इतने का आयतन कितना होगा। तो क्षेत्रफल प्लेटों का था A, यानी लंबाई और चौड़ाई प्लेटों की कितनी थी, और दूरी है आपकी D, तो आयतन होता है 3 विमा का, तो क्षेत्रफल होती है 2 विमा का, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये D मान लीजिए मोटाई, ये बीच की दूरी, तो आयतन इनके बीच कितना होगा, प्लेटों के मध्य का आयतन, प्लेटों के मध्य आयतन जो होगा वो होगा आपके पास में A इंटू D के बराबर। अब हम ये जानते हैं कि ऊर्जा घनत्व हमको पढ़ना है,
तो ऊर्जा घनत्व जो होता है, ऊर्जा घनत्व निकालना है यदि हमको, तो वो हम कैसे निकालेंगे? प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से, तो स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे टोटल आयतन, और आयतन है ए इंटू डी। यू का मान था आपके पास में इतना, टोटल 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए इंटू डी। ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास में कितना बचेगा? फाइनली स्मॉल यू बराबर आपके पास में जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। ये होता है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। और यदि मान लीजिए कि प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक क्या होता? कैपिटल क्या होता? यदि के परावैद्युतांक हो, के परावैद्युतांक का मतलब यह है कि बीच में, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टिका रखी हुई है और उसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो फिर हमारे पास में जो ऊर्जा घनत्व आएगा यू बराबर, स्मॉल यू बराबर आएगा 1/2 के एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, नोट इट बी डाउन। लिखना है, लिख लिया? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर बल, ये आपके पास में हेडिंग। देख लिया? देखो सुनो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर बल। अब जरा समझना, आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र कुछ इस तरीके से होता, अंदर पॉजिटिव चार्ज होता, दूसरी प्लेट पर अंदर नेगेटिव चार्ज होता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं तो वैद्युत आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन होगा दोनों प्लेटों के बीच, यानी ये पास पास आना चाहती हैं। अब यदि हम इन प्लेटों को धीरे धीरे दूर ले जाएं तो हमें कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमें ये चेक करना है कि प्लेटें एक दूसरे पर कितना बल आरोपित करती हैं, प्लेटें एक दूसरे पर कितना बल आरोपित करती हैं। मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। ठीक है, तो अब हमें पहले प्लेटों के बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई भी दूरी नहीं थी, और हम दूसरी प्लेट को धीरे 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 डी दूरी तक ले गए। तो डी दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यानी हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 0 से डी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल लग रहा है F और विस्थापन हो रहा है D। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? आप सुनो, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती? 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q इंटू V। अगर QV के पदों में देखें हम तो ये ऊर्जा है, और जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में आएगा। अब यदि इसके बीच में मान लीजिए ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो ई बराबर अपन क्या जानते हैं? V/D होता है, यानी V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। तो संचित ऊर्जा जो होगी प्लेटों के बीच वो 1/2 QE इंटू डी होगी। ऊर्जा ही किए गए कार्य के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि F इंटू डी ही 1/2 QE इंटू डी के बराबर है, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर 1/2 Q इंटू ई प्लेटों के बीच लगने वाला बल इतना हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसमें। देखो वान्य ग्राफ जनित्र संधारित्र अभी तक पढ़ते आए थे। अब ये भी एक तरीके का वैद्युत जनरेटर है, जनित्र है। हिंदी में बोलते हैं जनित्र, इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर।
एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऐसा इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसकी सहायता से 10 की घात 6 वोल्ट तक का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता है, 10 की घात 6 बहुत ज्यादा वोल्टेज की मात्रा हो जाती है, इतनी वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार की युक्ति को या समायोजन को या व्यवस्था को या इस प्रकार के जनरेटर को वान डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जिसकी सहायता से 10 की घात 6 वोल्ट की कोटि का विभव उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम वान डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं। अब सुनो आगे, वान डे ग्राफ जनरेटर दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। कितने सिद्धांत हैं इसके? 2। या स्थिर वैद्युत घटनाएं कितनी है? 2 हैं, जिस पर यह कार्य करता है। एक, कोई भी चालक है उससे आवेश का विसर्जन या वैद्युत विसर्जन सबसे ज्यादा उसके नुकीले सिरे से होता है। सबसे ज्यादा नुकीले सिरे का मतलब यह हुआ कि एक चालक पदार्थ है, ऐसे समझ लीजिए, ये मार्कर है, ये मार्कर दिखाई दे रही, ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए एक चालक है, तो इससे वैद्युत विसर्जन सबसे ज्यादा इसकी नोक से होगा, क्योंकि यही सबसे, इस पूरे चालक का सबसे ज्यादा नुकीला सिरा क्या है? नोक है। यानी इसकी त्रिज्या अगर हम देखें, इसका व्यास अगर हम देखें और नोक का व्यास अगर हम देखें, तो नोक का व्यास बहुत छोटा होगा इसकी अपेक्षा। तो जो नुकीला सिरा होगा चालक का, उससे वैद्युत विसर्जन सबसे ज्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन सबसे ज्यादा होते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ हुए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक उत्सर्जित हुआ, दूसरा उत्सर्जित हुआ, तीसरा उत्सर्जित हुआ, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। बाहरी कण इसके संपर्क में आए, वो आवेशित होते हुए चले गए। अब एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश उत्पन्न होता हुआ चला जा रहा है। अब जब यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। एक सिद्धांत ये हो गया कि किसी भी चालक के नुकीले सिरे पर वैद्युत विसर्जन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है, एक सिद्धांत ये हो गया नुकीले सिरे पर वैद्युत विसर्जन सबसे ज्यादा होगा। दूसरा ये हो गया कि एक गोलीय चालक है कोई, और उसको यदि अपन आवेश दे दें, गोली चालक को यदि आवेश दे दें, तो वो आवेश, पूरा का पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी एक तरीके से समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करने लगेगा। 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। बात क्लियर? पहला सिद्धांत समझते हैं। पहला सिद्धांत आपका क्या है? पहला सिद्धांत ये लाइन आपको बता रही है कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर वैद्युत विसर्जन प्राथमिकता से होता है। पहला सिद्धांत यह है, या पहली स्थिर वैद्युत घटना यह है। मान लीजिए आपके पास में कोई चालक है, गोलीय चालक मान लीजिए, और उसकी त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक है, उसे q कूलाम आवेश दिया गया है। ठीक, तो उस पर विभव कितना जनरेट हो जाएगा, कितना उत्पन्न होगा? तो विभव, गोलीय चालक पर विभव, पहला स्थिर वैद्युत घटना के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। गोलीय चालक पर विभव हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण ही काम करता है, संपूर्ण पृष्ठ पर पहुंच जाएगा जैसे बिंदु आवेश के कारण काम करता है। 1/4πε0 Q/r, और यहां से यदि हम Q का मान देखें तो 4πε0r × V हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा बराबर क्या होता है? ये पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जो कि एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। Q/A के बराबर हो जाएगा, और Q का मान आपके पास में है 4πε0r × V/A। A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? गोलाकार चालक का। गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। तो ये हो गया आपके पास में कितना होता? 4πr²। सिग्मा बराबर कितना आया? 4π से 4π कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ε0 V/, हो गया r। ठीक है, या हम इसको कितना लिख सकते हैं? सिग्मा अनुक्रमानुपाती 1/r, क्योंकि ε0 और v नियत है। ε0 तो फिक्स वैल्यू है,
जो कि नियतांक है, और v यहाँ पर नियत है क्योंकि जो हमने आवेश दिया था वह संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हुआ था, अर्थात पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो नियत है प्रत्येक बिंदु पर, हर स्थिति में नियत रहेगा। हर स्थिति में काय को नियत रहेगा, गोलीय चालक के लिए नियत है। तो अब यहाँ पर हमने रिजल्ट निकाला, सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती है आर के, सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती है आर है गोले की त्रिज्या, आर क्या है, गोले की त्रिज्या जितनी कम सिग्मा उतना ज्यादा, और सिग्मा क्या, पृष्ठीय घनत्व, यानी आवेश का एक बादल सा छा जाता, जब आवेश एकत्र होता चला जाएगा तो एक आवेश का बादल सा छा जाएगा, तो वही आपका डेंसिटी कहलाएगी, घनत्व कहलाएगा। तो वो घनत्व सबसे ज्यादा कब होगा, सबसे ज्यादा कब होगा, जब विलगित गोलाकार चालक की त्रिज्या कम से कम। तो पहला सिद्धांत जो पहली स्थिर बिंदु घटना थी वो आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, दूसरी के बारे में भी बताते हैं।